दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2021 में जो पेपर आप सभी का ऑनलाइन कराया गया है सीबीएसई के द्वारा। पहली बार ये जो है सीटेट का पेपर ऑनलाइन कराया गया है और ये पेपर है हमारे पास 27/12/2021 को जो पेपर हुआ था सीटेट दिसंबर 2021 का ऑनलाइन, उसमें पेपर 2 अर्थात सेकंड पेपर जूनियर का जो पेपर हुआ है, उस जूनियर के पेपर में जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 150 प्रश्नों को 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे और उसका आंसर की जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपके पास हमारे पास जो पेपर है वो सीबीएसई सीटेट 2021 दिसंबर का है। ये सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये कैंडिडेट का नाम है जिसको हमने ब्लर कर दिया है गोपनीयता की वजह से। उसके बाद ये आपका रोल नंबर है। उसके बाद देखिए टेस्ट डेट दोस्तों आपका ये 27 तारीख को परीक्षा हुआ है। टेस्ट का टाइम है आपका देखिए 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। सब्जेक्ट है दोस्तों पेपर 2, इसमें लैंग्वेज में पहला भाषा है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है और उसके बाद एसएसटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी 150 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला जो भी पेपर होगा सीटेट का वो सब का सब ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ये ऑनलाइन का पेपर कैसा होता है, जो लोग पहली बार सीटेट का पेपर अब देने जाएंगे 2022-23 में, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। हालांकि ऑनलाइन वाला पेपर तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पहले से दे चुके हैं, जो नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि अब आने वाला जो भी प्रोसेस होगा सब ऑनलाइन ही पेपर होने वाला है। तो ऑनलाइन पेपर का अनुभव कैसा होता है ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 27 दिसंबर 2021 पेपर सेकंड जूनियर स्तर के सभी 150 प्रश्नों के हल के साथ देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन 1 पहला भाग होता है, सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से और उसके बाद पूरे 150 प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है 27 दिसंबर 2021 पेपर सेकंड जूनियर स्तर में निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों मेधावी विद्यार्थियों की जो विशेषता नहीं है वो है आपका परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, अर्थात केवल परीक्षा के समय ही पढ़ना, ये जो है मेधावी छात्रों की विशेषता नहीं होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस प्रश्न में दोस्तों कैंडिडेट जिनका ये पेपर है उन्होंने पहले नंबर के इस प्रश्न में दूसरा विकल्प चूज किया था, यानी कि उनके हिसाब से उन कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से विपरीत होना जो उन्हें चुनौतीपूर्ण लगते हैं, तो ये जो है विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न में उनको जो है 0 नंबर यानी कि मार्क 0 मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न पहले नंबर के प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। अर्थात कोई भी मेधावी विद्यार्थी यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो केवल परीक्षा के समय नहीं पढ़ता है, वो हमेशा पढ़ता है, निरंतर पढ़ते रहता है, तब जाके उसको अच्छे नंबर और अच्छी सफलताएं मिलती हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कथन ए, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संपत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। तर्क दे रहा है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। अब सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों क्यों गलत है, देखिए एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए और जिन संपत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। और अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, ये भी गलत है। तो ये दोनों ए और आर दोनों जो है वो ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इस फिटकी बुद्धि जो है ये कहीं नहीं सुझाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे तीसरे नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है। तो दोस्तों विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों के रिश्तों में विश्वास बढ़ाने के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में रिश्ते बढ़ाने के लिए अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया होना चाहिए। अर्थात एक शिक्षक के लिए एक विद्यार्थी जो होता है वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन शिष्य शिष्य होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी कैसा भी हो, एक शिक्षक होने के नाते
एक शिक्षक का धर्म होता है कि सारे विद्यार्थी उसके लिए एक समान हों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न में देखिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट जिसका पेपर है उन्होंने भी पहला ऑप्शन चूज किया है, तो उनको 1 नंबर यहाँ पे मिला है। तो ये भी आप लोग को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा था कि उन्होंने रिस्पांस की में कुछ और दिखा रहा था, आंसर की में कुछ और दिखा रहा था, पेपर में कुछ और दिखा रहा था। तो ये जो पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस पेपर में एकदम एक्यूरेट 100% आंसर सही है, और जो भी आंसर सही किया गया है उसको 1 नंबर भी मिला है। तो ये आप लोग पूरा एकदम 100% श्योर हो जाइए कि ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% श्योर और सही आंसर की के साथ है। तो ये अगर आप लोग एक बार तैयार कर लेते हैं तो बहुत आगे मदद मिलेगी 2022-23 की परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला अपना 5वां प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों। दोस्तों किसी संप्रत्यय, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में भी दोस्तों देखिए कैंडिडेट को 1 नंबर मिला है, उन्होंने ऑप्शन नंबर पहला चूज किया है और पहला ही आंसर सही है, तो उनको 1 नंबर इस प्रश्न में मिला भी है। नेक्स्ट दोस्तों अगला 6वां प्रश्न कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा। तो दोस्तों उसे दुश्चिंता यानी कि उसे चिंता का जो है एहसास होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 7वां प्रश्न कह रहा है कि दृश्य बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें। पहला है संकेत भाषा का प्रशिक्षण, दूसरा ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, तीसरा पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, चौथा है स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित सामग्री। तो दोस्तों दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर और स्पर्शनीय या उभरी हुई मुद्रित सामग्री। क्योंकि जो दृष्टिबाधित यानी कि जो अंधे विद्यार्थी हैं जो नहीं देख सकते, उनके लिए तीनों विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके सीखने के लिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न कह रहा है कि कथन ए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। तर्क दिया जा रहा है कि अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कथन और तर्क दोनों सही दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है। तो दोस्तों कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना, अर्थात जेंडरों पे जो बातचीत होती है, पूर्वाग्रह जो यानी कि पुराने ज़माने से जो परंपराएं चली आ रही हैं उन पर चर्चा करके उसको सुधार करना, यही जो है सबसे अच्छा विकल्प होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं। तो विद्यार्थी सबसे बढ़िया रूप से सीखते हैं विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ऑप्शन में पहला आपका जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 11वां प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी। दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक जो है वह पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान में रखेगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों उस अध्यापिका को आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 13वां प्रश्न है कि अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। तो अपने स्वयं के चिंतन की प्रक्रिया के बारे में सोचने की जो योग्यता होती है वो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका अधिसंज्ञान यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 15वां प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, रिक्त, प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश 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 के भेदक लक्षण हैं। तो दोस्तों ये जो है ये लेखन वैकल्य यानी कि ये दोस्तों डिस्ग्राफिया जिसको बोला जाता है, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में जो है वो गलतियां होती हैं, तो ये एक लेखन वैकल्प रूप का एक लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों ये देता है आपका विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना, अर्थात विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना जो है यह तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसको स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका स्कीमा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? तो किसी कॉन्सेप्ट के अधिगम के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से बिना जोड़े प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये जो है कॉन्सेप्ट है ये आपका सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे खोजी अधिगम राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल जो होगा वो होगा आपका विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में हर एक बच्चा समान और बराबर होता है। नेक्स्ट अगला 21वां प्रश्न है, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश 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 चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश 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 देने को मौका देता है। तो दोस्तों आगामी 10 वर्षों में विज्ञान जो है वो क्या उन्नति करेगी? तो यह प्रश्न जो विद्यार्थियों में अपसारी सोच और अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे अपसारी और अनेक संभावित उत्तर यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अगर कोई बच्चा इस तरीके की सोच रखता है तो बच्चा क्या है, कानून और व्यवस्था के प्रति अभिमुखता का उसके अंदर जो है विचार है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे कानून और व्यवस्था अभिमुखता राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को प्रस्तावित करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 24वां प्रश्न है, अभिकथन ए सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को सम्मून करती हैं जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को सम्मुख करती हैं जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उदित करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और साथ ही साथ जो कारण दिया जा रहा है कि विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तीसरा विकल्प यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट 25वां प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 26वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है। सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए जो बाधक है वो है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से नामीकृत करना। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से जो है नामीकृत करना, ये जो है गलत है शिक्षा के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। भले उस क्लास में कैसे भी विभिन्न प्रकार के बच्चे हों, लेकिन एक अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर जो आधारित है वो है आपका पारस्परिक अध्यापन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे पारस्परिक अध्यापन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों यह जो है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा पे लेव वाइगोत्स्की राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 30वां प्रश्न कह रहा है कि जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। यह उदाहरण जो है यह विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर आप मोटिवेट करते हैं, माता पिता इनकरेज करते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी लगन और मेहनत से सीखने का काम करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका अपना यहाँ से चालू हो रहा है सेक्शन सेकंड सोशल स्टडी और सोशल साइंस। उसके सोशल स्टडी और सोशल साइंस के 60 प्रश्नों को हम लोग यहाँ से अब देखना चालू करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में अब दोस्तों यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है SST पेपर 2 जूनियर स्तर में कि कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है। ए मुझलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है। बी एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। सी जसप्रीत 17 वर्ष विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के हिसाब से ए और बी सही है, यानी कि 19 वर्ष की अगर मुझलेहा है तो विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है, बिल्कुल सही बात है। और एना जो है वो 31 वर्ष की है, लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है, बिल्कुल सही बात है। परंतु 17 वर्ष का जो जसप्रीत है वह विद्यालय परिषद चुनाव मतदान कर रहा है, यह जो है ये वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं है। तो आपका ए और बी जो है ये आपका वयस्क मताधिकार के हिसाब से सिद्धांत के हिसाब से सही है। तो आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी। तो उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं जो मुगलों के समय चल रही थी वह था शहदयाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। अर्थात मुगलों की परंपराएं ये थी कि जो भी उत्तराधिकार के लिए योग्य था उसको तो मिलता ही था, साथ साथ इसका विभाजन जो है पुत्रों के बीच में कर दिया था ताकि जो भी पुत्र योग्य होगा उसको उसकी योग्यता के हिसाब से पद उसमें मिलते जाएंगे। अगला तीसरा प्रश्न है सत्यशोधक समाज डैश 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 द्वारा स्थापित किया गया। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा ज्योतिराव फूले यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। ए वाष्प इंजन का आविष्कार, बी भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, सी भारतीय कपड़ों का पतन, डी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होगा, उसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार होगा, उसके बाद भारतीय कपड़ों का पतन होगा और उसके बाद जो है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना होगी। तो DACB जो है ये आपका सही काल क्रमानुसार होगा। अगला पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में चौथा विकल्प सही होगा। अर्थात इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये जो है तानाशाही चल रही थी 1870 में,
अंग्रेजों के द्वारा भारत में, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा 1870 के राजद्रोह अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट अगला छठवां प्रश्न है, कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों को उपलब्धियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है, यह जानने में कि वे कहाँ और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की ज़रूरत है। ए है आपका अधिगम का आकलन, बी अधिगम के लिए आकलन, सी अधिगम की तरह आकलन, डी योगात्मक सारांशित आकलन और ई रचनात्मक आकलन। तो दोस्तों इसमें ए और सी जो है सही होगा, अर्थात अधिगम का आकलन और अधिगम की तरह आकलन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ए और सी। नेक्स्ट दोस्तों अगला सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेल करिए, यानी कि इसको सही तरीके से मिलाना है। सॉरी, तो दोस्तों इसमें आपका मेघदूत जो है, मेघदूत ये आपका कालिदास जी का है। मेघदूत किसका है? कालिदास जी का है। और हर्षचरित जो है दोस्तों ये आपका बाणभट्ट का है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो है दोस्तों ये आर्यभट्ट का है। और सुश्रुत संहिता जो है ये आपका सुश्रुत का है। तो ये आपका हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ये आपका चौथा विकल्प जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, साथ ही साथ बच्चों में भूख की समस्या को कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना और उसके साथ साथ बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। तो ए सी डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में। अगला नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूबरीक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है? रूबरीक आकलन में जो सामान्यतः सम्मिलित नहीं होगा वो है आपका पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है, विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती हैं। तो दोस्तों इसमें अवसर जो प्रदान करती हैं वो करती हैं ए विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशलों का विकास का, राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का, सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में वृद्धि का और पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ए सी डी और ई जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में अवसर प्रदान करने के हिसाब से। अगला 11वां प्रश्न है कि यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, वाक्य है, नारा है। ऑप्शन में दूसरा बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करिए तथा विकल्प का चुनाव करिए सही विकल्प का। तो ए कह रहा है कि दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा वह हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। बी कह रहा है कि वायु दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसमें आपका दोनों कथन जो है वो सही है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? तो यह एकता का प्रदर्शन होता है दोस्तों। जब अगर सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर के ये प्रदर्शन कर रही हैं तो क्या है? ये एकता का प्रदर्शन है। ऑप्शन में पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 14वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। यह दोस्तों उल्लंघन का कृत्य है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे उल्लंघन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 15वां प्रश्न है कि नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका ऋतु प्रवास यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न पूछ रहा है, नेक्स्ट दोस्तों अगला 16वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है? तो दोस्तों ये भ्रांत धारणा जो है ये आपका सामाजिक विज्ञान रटंत्र के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 17वां प्रश्न है कि बहुमत और जैन मत की
सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है? तो दोस्तों यह विश्लेषण के संज्ञानात्मक आयाम को आकलन करता है। विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका विश्लेषण यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 18वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। ऑप्शन में दूसरा मध्य प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन में पहला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की भूमिका थी राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करिए। विविधता के बारे में दोस्तों अगर देखा जाए तो विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। भारत की विविधता में ही एकता है, ये भी सही है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, ये भी सही है। और भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों विकल्प जो है ये भारत की विविधता के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है? दोस्तों वह है संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 23वां प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमानों से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है दोस्तों? तो वह स्वमापन विधि का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका स्वमापन यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 24वां प्रश्न है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों भारत में 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे 1929 राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न है, यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अध्यापक को दोस्तों इसमें अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मानपूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए और साथ ही साथ अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रह जाए। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे बी और सी जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों इसमें आपका बी नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये जो दोस्तों आपका कथन है यानी कि स्टेटमेंट है, ये प्रश्न जो है आपका समालोचनात्मक चिंतन के लिए बहुत ही अच्छा अवसर देगा, इसलिए केवल बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न है, प्रजातंत्र पर पाठ्य योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? तो दोस्तों प्रजातंत्र पर अगर पाठ्य योजना बनाया जाएगा तो सबसे पहले विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना पर चर्चा किया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन पहला विषय वस्तु उद्देश्य की योजना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 28वां प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है, उसे निम्न में से कौन से कार्य अपने विद्यार्थियों को देने चाहिए? तो दोस्तों विद्यार्थियों को द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य देने चाहिए और सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहिए। तो ए और सी जो है दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगला 29वां प्रश्न है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये बातें जो है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 30वां प्रश्न कह रहा है कि साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? दोस्तों कार, इंजन और पहिए, इनका जो है साप्ताहिक बाजार में सबसे कम खरीदने और बेचने की जो है वो संभावना होती है। नेक्स्ट अगला दोस्तों 31वां प्रश्न है कि सुमेलन करना है।
दोस्तों इसमें वन गुज्जर जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। लंबाड़ी दोस्तों जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बकरवाल जो दोस्तों है ये आपका कश्मीर में है। बकरवाल कश्मीर में है। गद्दी जो है ये आपका हिमाचल में है। तो आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही मिलान। अगला नेक्स्ट दोस्तों 32वां प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों ये करते हैं कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। ऑप्शन नंबर पहला आपके यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 33वां प्रश्न है कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों वनस्पति के संदर्भ में आपका घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बिल्कुल सही बात है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये भी सही है। तो आपका ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प का चुनाव करिए। तो भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस करने का विरोध हुआ था। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 35वां प्रश्न है कि निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। कथन ए कह रहा है कि शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। कथन बी कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्त चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 36वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो दोस्तों इसमें आपका ए, इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषता पर चर्चा कर सकती है। और इन बी कह रहा है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। तो दोस्तों इसमें केवल ए सही है तथा बी गलत है। ये आपका ऑप्शन पहला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 37वां प्रश्न है कि अभिकथन ए कह रहा है कि अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बसाना चाहते थे। बी कारण दे रहा है कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। दोस्तों ए और बी दोनों सही है और बी जो है वो ए की उचित व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा इस कथन के बारे में। नेक्स्ट अगला दोस्तों 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है? तो दोस्तों पोर्टफोलियो के आकलन के बारे में जो कथन सत्य होगा वो आपका बी। इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। डी इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। ये भी सही है। और ई जो है दोस्तों यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। ये भी सही है। तो आपका बी, डी तथा ई जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में। नेक्स्ट अगला 39वां प्रश्न है कि एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता होती है। तो एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए दोस्तों सबसे पहले योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई, इन तीनों का सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर पहला आपके यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 40वां प्रश्न है कि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि क्रियाकलाप यानी कि ऐसे क्रियाकलाप जो कि है बिना कृषि क्रियाकलाप में होते हैं। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना ये गैर कृषि क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 41वां प्रश्न है कि छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम होगा? तो छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए दोस्तों पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक जो है ये आपका सबसे सही और सर्वाधिक उत्तम विकल्प होगा। नेक्स्ट अगला आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है।
आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन जो है दोस्तों, ये जटिल कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका पहला पर जटिल कौशल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 43वां प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश डैश का साधन बना। दोस्तों औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है इस समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का साधन बना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 44वां प्रश्न है कि निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषय का विषम का चयन करिए, यानी कि जो अलग है। तो पैमाना जो है दोस्तों इन चारों विकल्पों में यही आपका जो है मानचित्र के संदर्भ में सबसे अलग है, यानी कि सबसे विषम है। नेक्स्ट अगला आपका 45वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है वह आपका शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर होता है, और साथ ही साथ दोस्तों समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा ए और बी जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में। नेक्स्ट अगला दोस्तों आपका 46वां प्रश्न कह रहा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। तो दोस्तों प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष जो कारक हैं वो आपका प्राकृतिक आपदा है और पानी की कमी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ए और बी जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 47वां प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वह राज्य है केरल आपका। सेंट थॉमस जो है 2000 साल पहले जो है भारत में आए थे और उन्हीं को जो है माना जाता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में भारत में। नेक्स्ट अगला 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा यानी कि गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई न हो तब तक इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो काली मिट्टी दोस्तों जो होती है ये ऐसी मिट्टी होती है जो गीली होने पर जो है लसलसी हो जाती है। तो ऑप्शन में आपके यहाँ पर चौथा काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 49वां प्रश्न है कि सही कथन का चयन करें। सही कथन दोस्तों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपके यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही विकल्प होगा। अगला 50वां प्रश्न है कि कथन ए तथा बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। दोस्तों कथन ए है कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत, व्यक्तिगत अध्ययन या बच्चों के अनुभवों पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। और बी है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें ए और बी दोनों सही भी है और बी जो है वो सही व्याख्या भी करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर आपके पहला जो है आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 51 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और बी है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 52 नंबर पर दोस्तों 52 नंबर पर नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन दोस्तों इसमें आपका पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों का इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका ए और बी दोनों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो कह रहा था कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही आपका केवल ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट अगला आपका 53वां प्रश्न है कि निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है। सबसे अधिक वांछित तरीका पाठ्य पुस्तक के प्रयोग के लिए होता है छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न और अभ्यास को हल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर चौथा आपके यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। भक्ति के विशेष रूपक जो है वो आपका कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, बिल्कुल सही बात है। और देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए और सी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट अगला 55 नंबर पर दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि मिलाइए।
तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले जो है भारतीय मरुस्थल आएगा पहले नंबर पर। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका अरावली पर्वत आएगा, अरावली श्रृंखला। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आएगा आपका विंध्य श्रृंखला। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आपका आएगा दक्कन का पठार चौथे नंबर पर। और पाँचवें नंबर पर दोस्तों आपका आएगा लास्ट में पूर्वी घाट। तो CABDE जो है ये आपका जो है सही क्रम होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए क्रमबद्ध करने में। अगला 56 नंबर पर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो दोस्तों निर्णय ले सकते हैं दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्रपति की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगला 57 नंबर दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति डैश डैश के विचार पर बनाई गई थी। गुट निरपेक्षता की जो विदेश नीति है वह मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 58 नंबर पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र डैश डैश तक के देशांतर को घेरेगा। तो प्रत्येक क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर को घेरेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा पे 15 डिग्री देशांतर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कुरनूल जो है ये आपका मिला था। कुरनूल कहाँ से मिला था? कुरनूल मिला था दोस्तों भस्म अवशेष है कुरनूल। उसके बाद दोस्तों भीमबेटका क्या है? गुफाएं और कंदराएं हैं भीमबेटका। हुरुंगी क्या है? हुरुंगी जो है दोस्तों ये आवास और उद्योग स्थल है। और पटने क्या है? पटने दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे को पटने कहा गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर पर दोस्तों आखिरी प्रश्न होगा SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत जो विशेषता होती है वो होता है सभी बच्चों का नामांकन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है आपका 60 प्रश्न जो है वो SST का समाप्त हुआ। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा पार्ट आता है आपका यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है हिंदी भाषा के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से इस गद्यांश में से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आसानी से आंसर देते चलेंगे। दोस्तों गद्यांश कह रहा है कि आधुनिक मन का रचनाकार और मानस शास्त्र का जनक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड हैं। उसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई में प्राकृतिक प्रेरणाएं अपनी मूल आदिम अवस्था में होती हैं। उन्हें बेसिक इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसमें से ईदम नामक मन केंद्र बनता है। भूख, लैंगिक भावनाएं, आक्रमण, स्वयं सुरक्षा से ये प्रेरणाएं हैं। मनुष्य एक सामाजिक और सुसंस्कृत प्राणी है, इसलिए आदि प्रेरणाओं को अन्य प्राणियों के समान स्वीकार कर लेना उनके लिए संभव नहीं होता है। इन प्रेरणाओं का दबाव उनके मन पर अधिक होता है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रेरणाएं होती हैं। व्यक्ति बचपन से यौवन तक परिवार में ही विकसित होता है। आसपास के माहौल से वह व्यवहार संबंधित कुछ नीति नियम सीखता है। वे नियम उसके व्यक्तित्व का विकास बन जाते हैं। मनुष्य मन के इस हिस्से को सुपर ईगो कहा जाता है। अर्थात ईदम और सुपर ईगो ये केवल भिन्न ही नहीं बल्कि विरुद्ध दिशाओं में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रवाह होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व में बिखराव आता है। इन दोनों प्रवाहों का निरंतर संघर्ष व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। इसलिए दो भिन्न प्रवृत्तियां संतुष्ट हों, उन्हें कम से कम पीड़ा हो, इस तरह का हल निकालने एवं समन्वय कायम करने की जिम्मेदारी मन के एक हिस्से को ही निभानी पड़ती है। यह समन्वय कायम करते समय ही बीच का हिस्सा विकसित होने लगता है जिसे ईगो कहा जाता है। यह ईगो ईद और सुपर ईगो इन दोनों को कम से कम नाराज करके अधिक से अधिक संतुष्ट रखने का खेल खेलता है। वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है। सुरक्षा के इस खेल के कुल योग से ही व्यक्तित्व विकसित होने की महत्वपूर्ण क्रिया पूरी होती है। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड का ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा। ये जो है सिगमंड फ्रायड के बारे में जो मतलब उनका कॉन्सेप्ट है ईदम अहम ईगो सुपर ईगो।
तो उसके बारे में बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। अब उसके ऊपर दोस्तों जो है आपसे गद्यांश के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी भाषा में कि सु संस्कृत शब्द में सु है, तो सु क्या है दोस्तों? सु जो है ये आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर पर दूसरा यहाँ पे उपसर्ग जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों गद्यांश के ऊपर आपका अगला सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्मन शब्द का समानार्थी नहीं है। अंतर्मन का समानार्थी दोस्तों अंतरात्मा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर आपका तीसरा प्रश्न, संघर्ष शब्द का संधि विच्छेद। संघर्ष शब्द का संधि विच्छेद समधनघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका, आधुनिक मानव शास्त्र का जनक निम्नलिखित में से कौन है? आधुनिक मानव शास्त्र का दोस्तों जनक जो है सिगमंड फ्राइड को कहा गया है गद्यांश के हिसाब से, तो सेकंड ऑप्शन सिगमंड फ्राइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। गद्यांश के ऊपर नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, बेसिक इंस्टिक्ट नहीं है। बेसिक इंस्टिक्ट क्या नहीं है? तो दोस्तों टहलना जो है वो बेसिक इंस्टिक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा है और देखा भी है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है गद्यांश के ऊपर कि मनुष्य एक सामाजिक और सुसंस्कृत प्राणी है का आशय है। दोस्तों उसका आशय है कि आदिम प्राकृतिक प्रेरणाओं का प्रभाव उस पर नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन में पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। गद्यांश के आधार पर जो कथन है सुपर ईगो नियमों का उल्लंघन करता है, यह जो कथन है यही आपका गद्यांश के हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है गद्यांश के ऊपर ईगो का कार्य है। ईगो का कार्य है ईद और सुपर ईगो में समन्वय बनाना। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है सुपर ईगो का नियामक है। सुपर ईगो का नियामक है दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार। ये सब गद्यांश में दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो है कंप्रीहेंशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पद्यांश। अब पद्यांश को पढ़ करके सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो चलिए हम लोग पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। कविता है कि पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर, दरवाजे की चौखट पर फिर भेजा चिड़ियों को न्योता, गृह प्रवेश की विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और लौट गई। बाहर दरवाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सब। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर, अंतःपुर की दीवार पर, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर को सजाती। घर धीरे धीरे बन रहा था। बहुत बढ़िया कविता है दोस्तों। और इस कविता के ऊपर अब आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे घर बन रहा था, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका चौथा पे क्रिया विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। अब इस कविता के ऊपर आपका अगला 11वां प्रश्न पूछ रहा है हिंदी में कि अंतःपुर शब्द में कौन सी संधि है। तो अंतःपुर शब्द में दोस्तों विसर्ग संधि है। जहां भी ये वाला मात्रा लगेगा वो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा पे विसर्ग संधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, चिड़ियों को बुलाने के लिए कवि क्या करता है? धान की बालियों वाली झालर लटकाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है हिंदी भाषा में इस कविता के ऊपर, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन सा उपाय करता है? तो दोस्तों सूनापन दूर करने के लिए कवि जो है आईना लगाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा पे आईना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला इस कविता के ऊपर प्रश्न आपका जो है 14वां प्रश्न है कि धीरे धीरे बन रहा था। धीरे धीरे बन रहा था का आशय कवि के अकेलेपन से छुटकारा पाने से है। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न जो है थोड़े आसान थे। नेक्स्ट अगला दोस्तों 15वां प्रश्न है, कविता में चिड़िया प्रतीक है। कविता में चिड़िया जो है वो भरे पूरे जीवन की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है आपका हिंदी भाषा का प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण विधि का दोस्तों। तो अब 16वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है हिंदी भाषा में कि वास्तव में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, परंतु कालिदास ने शकुंतला की रचना की। भाषा शिक्षक
में भी समान रूप से यही गुण उसके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए जो उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है आपका रचना करने का कौशल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला पर रचना करने का कौशल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पेडागोजी के प्रश्न ज़्यादा इस बार सीटेट में ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है? तो दोस्तों लिखना और बोलना जो है यह अभिव्यक्ति का कौशल और उत्पादकता के कौशल में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 18 नंबर पर जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लंबा है, इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो है आपका हिंदी शिक्षण के संबंध में नीचे दी गई तालिका ए तथा बी में का विवरण जो है उसके साथ मेल बैठाना है और उचित विकल्प का चयन करना है। दोस्तों हम रुकिए, इसको जो है अब दोस्तों इसमें आपका जो है शिक्षण पद्धतियां जो है ये आपका अधिगम को समुन्नत, उद्दीप्त या प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक द्वारा प्रयुक्त तरीके या उपकरण होते हैं शिक्षण पद्धतियां। तो ए का चौथा हो जाएगा। बी का तीसरा दोस्तों शिक्षण की तकनीकें जो होती हैं वो आपके विद्यार्थियों संलग्न रखने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियां संचालित करने का विशिष्ट तरीका होता है। दोस्तों शिक्षण विधि सी का दोस्तों हो जाएगा आपका, सी का दूसरा हो जाएगा दोस्तों, अर्थात शिक्षण विधि जो है यह व्यवस्थित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित भाषा पढ़ाने के तरीके होते हैं। डी का दोस्तों, डी का आपका पहला हो जाएगा, अर्थात शिक्षण उपागम अप्रोच जो होता है यह भाषा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति के अनुसार अध्यापन के पूर्वानुमानों का समूह होता है। तो ये आपका तीसरा विकल्प जो है ये आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था। अब दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा जूम करके हम और क्वेश्चन को साफ दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए 19वां प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, जैसे क्या तुम इसे पसंद करते हो। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाती है। इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रकार के सिद्धांत में ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। बी आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उपकौशल है। दोस्तों इसमें आपका अ सही नहीं है परंतु ब सही है, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक होता है। भाई प्रारंभिक स्तर पर बच्चा अभी पढ़ना लिखना सीख रहा है तो वो कहाँ से आलोचनात्मक चिंतन कर पाएगा? तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा अ। और बी अब वो कह रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उपकौशल है। हाँ ये सही है, आलोचनात्मक चिंतन जो है पढ़ने और लिखने का एक उपकौशल होता है, ये सही है। तो आपका अ सही नहीं है परंतु ब सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 21वां प्रश्न कर रहा है कि वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है? तो वर्तनी सिखाने के लिए दोस्तों आपका प्रत्यक्ष विधि जो है ये एक विधि नहीं होती है वर्तनी सिखाने के लिए। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो जो है प्रासंगिकता का सिद्धांत का पालन कर रहा है शिक्षक। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्यापन की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इसमें से जो है प्रभावित जो नहीं करेगा वो करेगा आपका विद्यार्थी सही उच्चारण कौशल पर स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। यही आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, चौथा विकल्प। नेक्स्ट दोस्तों अगला 24वां प्रश्न है कि शिक्षक हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करते हुए किसी एक दिन लिखता या लिखती है। विद्यार्थियों को हिंदी में बोले गए वाक्यों के प्रति समझ बनाने के योग्य बनाना, ये उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका संबंधित है अर्थ संबंधी उद्देश्यों से। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे अर्थ संबंधी उद्देश्य राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला 25वां प्रश्न है कि भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीकों के बारे में क्या सही नहीं है। दोस्तों भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के जो नवीन तरीके हैं उनके बारे में एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरों और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है। यह जो है आपका कथन सही नहीं है डॉक्टर नवीन के तरीके में। ऑप्शन नंबर आपका डॉक्टर वेस्ट के नए तरीकों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपके यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन के सिद्धांत द्वारा भाषण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों लेखन के सिद्धांत द्वारा भाषण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए वो आपका विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन अ कह रहा है किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभव के लिए शिक्षार्थी को उस भाषा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कथन ब कह रहा है कि पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है उसके संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नहीं है। तो इसमें आपका अ और ब दोनों सत्य हैं और ब जो है वो अ की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। 28वां प्रश्न कह रहा है किसी विधि के द्वारा एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा में सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है। तो दोस्तों ये है आपका चयनित विधि होती है। चयनित विधि के द्वारा हम एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगला 29वां प्रश्न है कि आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी में शामिल होता है। मॉर्फोलॉजी में दोस्तों शब्दों की संरचना जो है वो शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला शब्दों की संरचना राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न है कि यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण में होने वाली समस्याओं का पता लगाना चाहता है या चाहती है और इसका निदान उपलब्ध कराना चाहता है या चाहती है तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा। उसके लिए दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज ग्रुप में हम लोग संस्कृत को देखेंगे। संस्कृत के 30 प्रश्नों को हम लोग जो है फटाफट देख लेते हैं। चलिए संस्कृत के दोस्तों यहाँ से जो है आपके गद्यांश को पहले पढ़ना है और इसके बाद से उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में। अस्ति मगदेशे फूलोत्पलप्लानम सरह तत्र संकट विकटो हसो निवस्तः कम्बु ग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति अस्मा अता एकदा धीवराः तत्र आगच्छनं ते अकथयन् वयं स्वः मतस्य कुर्मादीन् मर्यामः एतत् श्रुत्वा कुर्म औदत मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणा वार्ता श्रुता हंसो औदातनं प्रातः यद उचितं तद कर्तव्यम् अधुना किम् अहं करोमि कुर्मः औदत अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गणे अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि हंसो अवदातम अत्र क उपाय कच्छपः वदति युवा काष्ठदंडनम एकम चच्वा धारयातम अहम काष्ठदंड में अवलंब्यम युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि हंसो अकथ्याम संभावित ऐसा उपयः किंतु अत्र कयः एकः अपयोपि वर्तते अवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चिद् वद्यन्ति एव यदि त्वमुत्तर दस्यासि तदा तव मरणं निश्चितं तम अतः त्वम् अत्रैव सः तत् श्रुत्वा क्रुद्धं कुर्मः औदत किमह मूर्खम् उत्तरं न दास्यामि किञ्चिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवा कुरुतम् एवं काष्ठदण्डनं लम्बरां कुर्म गोपालकाः अपश्यन् पश्चात् धावनम् औदन् च हं महादर्शनं हंसाभ्या सह कुर्मशिपि उड्यते कश्चित् वदति यद्यं कुर्मं कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि अपरः औदत् शस्त्रशिरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्यः अकथ्य गृहा नीत्वा भक्षियास्मीम् इति तेंसा द वचनं श्रुत्वा कुर्मं कुद जातः मित्रभ्यां दत्त वचनं विस्त्रीं सह औदतं यूयं भस्म खादत तत्क्षणमेव कुर्मः दण्डात् भूमौ पतितः गोपालकैः मारितः अत एवकुम सुधा हितकामना वाक्यम यो न विन्दति स कुर्म इव द्रुवदी काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। बहुत बड़े दोस्तों अभी गद्यांश के ऊपर दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपका संस्कृत भाषा में कि अनया कथया क संदेश गृह्यते। दोस्तों अनया
कथया क संदेश गृहते, तो अनया जो है दोस्तों हितकारान मित्रान परामर्श न उपेक्षितव्य राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ये गद्यांश हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। अब दोस्तों नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर आपका अगला दूसरा प्रश्न है कि धीराना वाक्यम श्रुत्वा कुर्म किम इच्छते, तो आपका कुर्म अन्यतनाम गंतुम इच्छते, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर तीसरा प्रश्न, कुर्मेण कथित उपाय केन कारणेन असफल अभवत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, हृदय इत्यार्थते निम्नलिखितेषु कः अन्यः शब्दः प्रयुक्तुम शक्यते, दोस्तों तडाग, राइट आंसर हो जाएगा तडागः। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है गद्यांश के ऊपर, कुर्मः इत्यस्यार्थे गद्यांशे कः अन्यः शब्द प्रयुक्त, दोस्तों हो जाएगा कच्छप, ऑप्शन नंबर चौथा पे कच्छप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, उपाय शब्द से विलोमार्थक शब्द कोष्ठी, दोस्तों इसमें आपका विलोमार्थक शब्द बताना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अपाय, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट अगला आपका सातवां प्रश्न है, औलोक्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः, दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ल्यप और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ल्यप राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, वदिष्यन्ति इत्यस्मिन् अर्थे कथ धातोः कः प्रयोग भविष्यति, राइट आंसर होगा दोस्तों कथयस्यन्ति, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर आपका नवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनंत शास्त्री डोंगरे कस्या पतिः आसीत, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई इत्यस्यता, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, रमाबाई पंडिता इत्युपाधिना कुत्र विभूषिता, दोस्तों कोलकाता नगर में दोस्तों रहती हैं रमाबाई पंडित, ऑप्शन नंबर आपका पहला कोलकाता नगरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रमाबाई शारदा दासनम कुत्र स्थापित, दोस्तों मुंबई नगरी, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड मुंबई नगरी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा ये गद्यांश में पूरा दिया हुआ है, गद्यांश एक बार हम लोग ने पढ़ लिया है और गद्यांश में से ही ढूंढ करके प्रश्न हम लोग को फटाफट बताते जाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, रमाया प्रमुख लक्ष्य किम आसीत, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीणा शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ से जो है अपना अगला प्रश्न है, रमाबाई ईसाई धर्म से क्या विचार प्रभाविता आसीत, दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्त्री विषयक विचार है। दोस्तों गद्यांश को जो है ये दूसरा गद्यांश चल रहा है, अगर आप चाहें तो इस गद्यांश को पढ़ लिया जाए, चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को भी। ये दूसरा गद्यांश है, इसमें कह रहा है कि स्त्री शिक्षा शास्त्रे अग्र्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्ट शब्द जन्म अलभत, तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्थानम, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीया आसीत्, स्त्रीणा कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धता धारणां प्रतिजन्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापतः एतदर्थ स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्, अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कालक्रमेण रमया पिता विपिन्नः सजात, तस्या पितरो ज्येष्ठम भागिनी च दुर्भिक्ष पंडिता दिवंगता, तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भरता सह पद्याभिरा समग्र भारतनम अभरतम, भ्रमण कर्म से सा कोलकाता प्राप्ता, संस्कृत वैदुष्य सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधि से विभूषिता, तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्, पश्चात् सा स्त्रीणा कृते विदिदाना शास्त्रांग शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती, 1880 तमे ख्रीष्टा सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, साधय वर्षकदम अनंतरं तस्या पति दिवंगत, तदनंतर सा पुत्र मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, नारी न सम्मान शिक्षा से च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वयं प्रस्तुतवती, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, इंग्लैंड देशात
इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत तत्र सा भारत विधवा स्त्रीणा साहित्यार्थम् अर्थ सचेतम् अकरोत् भारतं प्रत्यागत मुम्बई नगरे सा शारदा सदनं स्थापित अस्मिन् आश्रमे निवसिता स्त्रीं निवसितं स्म तत्र स्त्रियं मुद्रण टङ्कण काष्ठकालीन दर्शन प्रशिक्षण लाभन्ते अस्म परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरित जातम तथा पुणे नगरे समीपे कांतदा स्थाने। तो दोस्तों ये पूरा जो गद्यांश है, ये गद्यांश के बाद जो है गद्यांश मतलब वही जो है रमाबाई के बारे में पूरा बताया गया है और उसके ऊपर ही प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर पूछा जा रहा है कि शिक्षाएं इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। इसमें आपका दोस्तों चतुर्थी विभक्ति जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का। गद्यांश के ऊपर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है कि सा आंदोलन प्रारब्धवती अस्य वाक्य कर्मों वाचन परिवर्तनम किम भविष्यति। तया आंदोलन प्रारब्धम ऑप्शन नंबर का सेकंड जो है करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका संस्कृत भाषा का पेडागोजी चालू हो रहा है। 16वां प्रश्न करें कि शिक्षकेन काव्यम अत्यंत सावधानतया पाठितम निम्नलिखिताना कथनान आधारे समुचित विकल्प चिनूति। सही विकल्प का चुनाव करिए शिक्षण काव्य के बारे में। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शिक्षकेन उचित लयेन सह उच्चय पठितव्यम। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 17वां प्रश्न है कि बोधगम्य निवेश भाषा संपर्कस्य प्राथमिक अवस्थां कर्तव्यम अस्मिन् कथने निम्नलिखितस्य समावेशं नास्ति। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकम पाठ्यक्रमम पाठयन्तु निर्धारित पुस्तकम। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न निम्नलिखितानि कथनानि पठत। दोस्तों इसमें आपका आंग्ल भाषा कौशलवर्धक विषय अस्ति आंग्ल भाषायाम अध्ययनम भाषणस्य लेखनस्य च सरलतम मार्ग अस्ति। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न निम्नलिखितेषु की कथनम सत्य नास्ति। दोस्तों प्रथम भाषा द्वितीय भाषा शिक्षण बाध्यते। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखिते कथने पठत तदा समुचितम विकल्प चुनता। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात केवल ए सत्य है और बी जो है वो गलत है। अर्थात वस्तुतः काव्यम सशक्त भावना आकस्मिक प्रवाह वेग अस्ति। ये आपका कथन ए सही है परंतु कथन बी जो है ये गलत है। काव्यने न तु भाषायाम ज्ञानम विकसते न च संरचनात्मक अभ्यास कार्य थे। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर का सेकंड जो है केवल ए सही है बी गलत है। 21वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथने पठित्वा समीचीन विकल्प यानी कि जो है सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। इसमें दोस्तों ए जो है ये छात्रा शोधनम अर्हन्ति तेषा लिखित कार्य विशेषण ध्यानम तात्व्यम। तो ये कथन ए जो है ये आपका सही है और आर जो है ये आपका गलत है। योग्य छात्रा लिखित कार्य दर्शिता शोधनारा छात्रा। तो दोस्तों इसमें आपका ए सत्यम अस्ति परम आर सत्य नास्ति। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है काचिद अध्यापिका स्वकक्षा चतुर्था समूह से विभाजयति तथा छात्राएं पठिते पाठ्य विषय वाद विवादम कार्यति भाषा शिक्षण से अयम क्रीदश क्रियाविधि अस्ति। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड निवेश प्रतिक्रिया इनपुट रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न है कि हास्येन विना कक्षा अति निरसम स्थानम अस्ति मंद मंद हास्य पाठने सहायकम अस्ति अनेन कथनेन की संकेतिम अस्ति। दोस्तों तो ये आपका अध्यापक छात्रान विनियोजन गुण दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनियोजन गुण के हिसाब से एक क्लास में एक हंसी का माहौल जरूरी है। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न है संस्कृत भाषा पाठ्यनम शिक्षक अपेक्षा न करोति ये तो छात्र। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला विद्यालय कक्षायाम गृहे समाजे वा स्वविचारन संस्कृत भाषायाम प्रकटयते। अगला 25वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु की कथनम असत्यम अस्ति। इनसे कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका आंग्ल भाषायाम चत्वारा नासिका सन्ति यही कथन जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट अगला 26वां प्रश्न है कि अध्यापने ध्वनि यंत्र से प्रयोग विषय निम्नलिखितेषु की सत्यम नास्ति। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर पहला, विषयवस्तु समीचीनतरम बोधाय एतत् सहायक अस्ति। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। कह रहा है कि भारतवर्षे भाषा रूपे आंग्ल भाषायां संदर्भे किम कथनम निम्नलिखितेषु असत्यम अस्ति। यानी कि इसमें भारतवर्षे भाषा के बारे में कौन सा, भारत आंग्ल भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसमें चौथा विकल्प जो है गलत है, यानी कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज संशोधन अधिनियम 1967 इत्यस्य मध्यम आंग्ल भाषा संविधान अष्टयाम सूच्या निम्नलिखित्वा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 28वां प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता अस्ति। तो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीयता जो है ये आपका छात्राम तेषां मातृभाषा प्रारंभते तथा वही भाषा संयोजनयन्ति। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा को सीखते हुए जो है अन्य भाषाओं को सीखना होता है। अगला 29वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम काव्यस्य अनिवार्य अवयव नास्ति। दोस्तों इसमें आपका व्याकरणात्मक संरचना दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। भाई काव्य को जानकारी, काव्य जानने के लिए आपको यह व्याकरण जानना जरूरी है। दोस्तों 30 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में कि कश्चित शिक्षक श्याम पटले लिखती। यानी कि एक शिक्षक जो है श्याम पट पर लिखती है कि स्वपत्रम लिखती बालका फुटबॉल क्रीडन्ति राम स्वपिति तदा शिक्षक व्याख्यान करोति यत क्रियाया प्रयोग कर्तृणा अवंती भवती यथा दत्त उदाहरणेषु दृश्यते। शिक्षकेन व्याकरण अध्यापन से कह विधि प्रयुक्त। यानी कि शिक्षा की कौन सी व्याकरण की विधि जो है वो अध्यापक इसमें प्रयुक्त कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है वो इंडक्टिव मेथड यानी कि अधिपष्टान विधि का उपयोग कर रहा है दोस्तों शिक्षक इस विधि में। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने पूरे जो है 150 प्रश्नों को देखा है जो कि आपके सीटेट 27 दिसंबर 2021 को जो पेपर आपका पेपर 2 सेकंड पेपर हुआ था जूनियर स्तर का, उस पेपर में जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 150 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव उसका आंसर देखा है फटाफट, और इसका विस्तृत वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगामी जो भी सीटेट 2022 से की परीक्षा पेपर 2 जूनियर की होने वाली है उस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।